हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी चैप्टर 4.2 का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सम्स कुछ करेंगे, कुछ बाकी था 6 यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये 3 प्रॉब्लम सम्स जो है बाकी थे, जिसको आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग ज़्यादा कुछ टाइम को लॉस ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सम्स को। पहला जो क्वेश्चन है इसमें का यानी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, अगर सोचा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अगर 3 को सब मानते हैं तो अगला नेक्स्ट जो होगा 4 होगा। इस तरह का पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी ये जो दिया गया है सम्स, ये 365 जो है वो दो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का ये दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे, उनका स्क्वायर का सम ये 365 है। तो सबसे पहले जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है पॉजिटिव वो भी है यानी पॉजिटिव है। तो पहला को अगर लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर पहला को लेट करेंगे तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम लेट कर लेंगे x, इंटीजर bx। अगर फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव माने एक के बाद यानी उनका बीच का डिफरेंस 1 का होता है। तो देयरफॉर सेकंड अपने आप पता चल जाएगा। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर भी कितना होगा, x + 1, एक ज़्यादा होगा उससे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएंगे तो इसमें बोला गया है इनका स्क्वायर का जो सम होगा 365 होगा। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जैसे क्वेश्चन दिया है उसके बेस पर हमको सोचना है। तो यहाँ पर x का पहला पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर और ये है दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, ये कंसेक्यूटिव है। तो दोनों का स्क्वायर का सम जो है इक्वल टू है 365 का। अब इसको क्या करेंगे, ये तो हमको पहले हमारा काम है इक्वेशन को बनाना, दो पार्ट को इक्वल कर देना। इक्वल जैसे ही हो जाएगा अब आगे का यहाँ से सोचेंगे जो अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर दिया है तो पहले हम इसको स्क्वायर कर लिए, x का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर है, तो यानी a + b होल स्क्वायर, यानी उस फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा +2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर देगा इक्वल टू 365। और इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का रूल है, जो इक्वल टू के बाद हमेशा 0 रहेगा, यानी 365 को भी इक्वल टू के पहले लाएंगे। इम्प्लाइज टू साइन दिए तो x² + x² मिलकर 2x² हो जाएगा और यहाँ पर है +2x और यहाँ पर +1, ये 65 इधर आएगा तो -65 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है ये जो दोनों नंबर है प्लस माइनस कर लेंगे इसको, तो x² + 2x और ये माइनस में आ जाएगा 364 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया। उसके बाद देख रहे हैं सब में 2 है, 2 को पहले कॉमन कर लेंगे। तो 2 को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पहले 2 कॉमन करेंगे तो x² रह जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा और इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, यानी 182 इक्वल टू के बाद 0, ये 2 इक्वल टू के बाद चला जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 / 2 0, तो यहाँ पर आ गया 182 इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप है इसको फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन होगा या मिडिल टर्म फैक्टर होगा, तो मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो 182 को फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना से होगा, पहले 2 से 9 1, फिर ये 7 से 7 1 या 3, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो फैक्टराइज हो गया, उसके बाद दोनों को हम लोग दो ग्रुप में, ये फैक्टर इनको क्या करेंगे, दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 2 और 7 को एक साथ लिए तो 14 आएगा, ये 13 होगा ये। अब उसके बाद माइनस करके 1 आना चाहिए, तो हम माइनस करेंगे तो इक्वल टू 1 देगा। तो यहाँ पर 1 के लिए क्या लिखेंगे, 14 - 13
तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इस तरह से होता है। इसके पहले पार्ट में भी हम लोग सीखे थे जो कैसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो गया इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आगे ब्रैकेट तोड़ लेंगे तो यहाँ पर देगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। और आगे क्या करेंगे, फर्स्ट दो में कॉमन x कॉमन किए तो x प्लस 14, फिर यहाँ पर माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो x जैसे माइनस कॉमन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आएगा 14 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा मिलेगा, कभी भी जब मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर तो ये दोनों मिलेगा और ये दोनों कॉमन कर लेंगे, x प्लस 14 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 13 एक ब्रैकेट में क्लोज होगा और ये फैक्टर कंप्लीट होगा। जैसे ही फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे ही दो फैक्टर मिलेगा तो ये दोनों फैक्टर या तो x प्लस 14 को इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 13 को भी इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, यानी x का दो वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर हम आइदर करेंगे, आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0 का पहला फैक्टर को हम 0 के इक्वल किए तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 14। अब सोचिए x का वैल्यू माइनस 14 मिला तो एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी इसमें जो कंडीशन दिया गया था मैथ के अंदर बोला था टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो ये क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है, नहीं है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो पॉजिटिव इंटीजर बोला था और ये हमारा नेगेटिव आ गया तो ये इम्पॉसिबल होगा और इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, ये वैल्यू हमारा नहीं लेंगे। सॉल्व में इस तरह से रहेगा लेकिन उसके नीचे हम लोग लिख देंगे इट इज इम्पॉसिबल, जो नहीं होगा उसको नहीं लेना है। अभी एक और 0 बाकी है हमारा, x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे और आएंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0 का तो यहाँ से क्या देगा x इक्वल टू प्लस 13, यानी ये होगा पहला पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग x लेट किए थे तो ये पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा और दूसरा था पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 उससे एक ज्यादा तो वो होगा 14, यानी 13 एंड सेकेंड होगा 13 प्लस 1, ये इससे ज्यादा था यानी 14, ये दो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 17 centimeter, find the other two sides. इसमें दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. मतलब क्वेश्चन जो दिया है उसके बेस पर हम लोग पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एल्टीट्यूड्स, पहले राइट एंगल ट्रायंगल एक फिगर बनाते हैं, ये इसका जो एल्टीट्यूड है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। अगर ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, लेकिन जो एल्टीट्यूड दिया है राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस का जो भी लेंथ होगा उससे एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस को अगर x लेट कर लेते हैं तो एल्टीट्यूड क्या होगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा तो x माइनस 7 होगा, यही होना चाहिए। तो हम लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे तब बेस को लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम यहाँ पर लिए हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC बी x सेंटीमीटर में यूनिट है तो हम सेंटीमीटर लेट करेंगे। देयरफॉर उसका हाइट, उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, देयरफॉर एल्टीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7, बेस से 7 सेंटीमीटर कम होगा और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो अब यहाँ से अब हमको सोचना है कि अब इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। ये सब तो गिवन, इसको लेट कर लिए, ये पता चल गया हाइपोटेन्यूज दिया होगा, तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो क्या होगा, ये तीनों के बीच में एक रिलेशन है,
पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हम शॉर्ट में लिखे हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है, यही ना। तो एल्टीट्यूड, तो अगर यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तीनों वैल्यू हमारे सामने हैं, तो एक इक्वेशन अपने आप फॉर्म हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है, AC का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB का वैल्यू है, AB को x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC है x का स्क्वायर। उसके बाद जो जनरल फॉर्म है हम लोग थोड़ा जनरलाइज कर लेंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर फॉर्म तोड़ लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b माइनस 7 है यहाँ पर, प्लस 7 का स्क्वायर, और लास्ट में है प्लस x स्क्वायर, a प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 169 इक्वल टू होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 7 का स्क्वायर 49, और इसको भी अगर इक्वल टू के बाद भेज देते हैं तो ये यहाँ पर ये 0 हो जाता और यहाँ पर माइनस 169 होता। तो ये सिंपल इक्वल टू के बाद 0 रख लिए हैं। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हम पूरा इक्वेशन को पलट कर लिख दे रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, 2x स्क्वायर माइनस 14x है और ये माइनस होकर देगा कितना, 120, माइनस 120 इक्वल टू के बाद क्या आएगा, 0। यानी ये पूरा राइट साइड, लेफ्ट साइड को राइट कर लिए, पूरा इक्वेशन को चेंज कर लिए, अल्टर कर लिए एकदम, तो उस समय कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे तो थोड़ा इक्वेशन और छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन कर लिए तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी ये हमारा छोटा इक्वेशन मिल जाएगा। 2 इक्वल टू के बाद जाकर 0 हो जाएगा तो देगा x स्क्वायर, यानी मेरा फैक्टर जो करना है जिसका वो आया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर कर लेंगे तो 60 को फैक्टराइज करेंगे 230 और 2 से करेंगे तो 15 देगा और 3 से करेंगे तो 5 देगा। अब इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके माइनस करने के बाद 7 आना चाहिए। तो अगर हम इसको कर लेते हैं 2 इंटू 3, एक ग्रुप बना लेते हैं इस तीनों का और 5 को अलग रखते हैं तो ये देगा 6 2 जा 12, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 देगा। यानी 7 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, 7 के बदले लिखेंगे 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टर सभी को आता है, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर के बारे में नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर करते चले जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12x माइनस माइनस प्लस 5x। अगर नहीं आता है मिडिल टर्म फैक्टर तो उसको थोड़ा सीख लेंगे। इसके पहले जो पार्ट बनाया गया एक्सरसाइज 4.2 का ही जो पार्ट है उसमें मिडिल टर्म फैक्टर के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल से बताया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला 2 में कॉमन होगा, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 देगा और यहाँ पर 5 कॉमन होगा तो x माइनस 12 आएगा इक्वल टू के बाद 0। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा मिलेगा, x माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ जो फैक्टर कंप्लीट हो गया है, फैक्टर कंप्लीट होने के बाद हमारा काम होता है दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करना, यानी दोनों फैक्टर को, यानी x माइनस 12 एक बार 0 के इक्वल करेंगे और x प्लस 5 एक बार 0 के इक्वल करेंगे, तब जाकर हमारा सॉल्व होगा। यानी आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 का होगा और x प्लस 5 भी इक्वल टू 0 का होगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा तो x इक्वल टू यहाँ पर 12 आ जाएगा देयरफॉर, और यहाँ पर x इक्वल टू आएगा माइनस 5। अब ये माइनस 5 क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल होगा। क्यों इम्पॉसिबल होगा, यहाँ पर कारण क्या है, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है, क्योंकि हम x को लेंथ माने हैं, बेस का लेंथ। तो बेस का लेंथ को जब x माने हैं तो जो नेगेटिव आएगा इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होगा। लेकिन इसका मतलब x का कौन सा वैल्यू होगा, इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा 12 होगा। इसका मतलब बेस जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा और हाइपोटेन्यूज क्या, एल्टीट्यूड क्या होगा, यहीं से निकलेगा। हम बेस को लेट किए थे
देयरफॉर हमारा बेस हो जाएगा, बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड हो जाएगा इससे 7 सेंटीमीटर कम। एल्टीट्यूड हो जाएगा 12 में से 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो एल्टीट्यूड आ जाएगा, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of the each article. तो एक फैक्ट्री है जो कि एक पोल्ट्री का एक इंडस्ट्री है, उसमें पोल्ट्री का प्रोडक्शन होता है, कॉटेज इंडस्ट्री है। तो स्पेशल डे में बोला है, एक पार्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है आर्टिकल का, वो जो रुपीस में वो 3 more than the twice the number of article produced on that day. उस दिन जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस होता है उससे उसका डबल से 3 जो है मोर जो होता है उस कॉस्ट का, उस प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है। तो फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। तो उस दिन जो 2 चीज़ है, एक आर्टिकल, वहाँ जो आर्टिकल मतलब बोलने का मतलब जो पोल्ट्री प्रोड्यूस हो रहा है, आर्टिकल का एक नंबर है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उस दिन जो कॉस्ट है, उस दिन का जो कॉस्ट होता है वो, ये कॉस्ट जो है इससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ आर्टिकल से। जितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस होगा, कॉस्ट जो होगा उसका कॉस्ट इस नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस से 3 मोर होगा, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स से ट्वाइस से 3 मोर उसका कॉस्ट होगा। तो हम क्या लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे? लेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो लेट total number of articles produced on that day be x, o x है। अब इसके हिसाब से जो कंडीशन बोला गया है, जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होता है तो ये जो कॉस्ट जो है, therefore cost of the articles, cost of the production बोला है, cost of the production each day, cost of the production each day, जो कंडीशन बोलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। each day बोल क्या है, cost of the production each day है, जितना भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसका ट्वाइस से 3 मोर है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हम लिख किए हैं, जो एक्स प्रोड्यूस किया है तो उसका ट्वाइस किए, से भी 3 मोर है यानी +3 करेंगे तो इतना रुपीस टोटल कॉस्ट आएगा ईच आर्टिकल का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच डे इतना रुपीस है। और वहां पर ये भी दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो ईच आर्टिकल्स का प्रोडक्शन जो होता है, दैट डे बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल पर डे। यहाँ पर डे सिर्फ ईच डे भी है और ईच आर्टिकल का ये कॉस्ट है, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना पड़ता है। तो टोटल आर्टिकल्स इतना प्रोड्यूस हुआ है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, एक आर्टिकल का दाम इतना है और इतना आर्टिकल प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। तो 80 क्यों आ गया, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, इसका मतलब x इंटू 2x + 3 इक्वल टू है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 90 रुपीज, तो 90 का इक्वल होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का x का इंटू करके पहले इसको तोड़ेंगे तो 2x² + 2x देगा 6x देगा, सॉरी 3x, 2x² + 3x, और ये 90 को इक्वल टू के पहले लाएंगे तो इक्वल टू 90 -90 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 90 × 2 180 हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं 180 आएगा। 180 को फैक्टराइज करेंगे और इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो ये 90 होगा
ये 2 से करेंगे तो 45 होगा, 3 से करेंगे तो 15 होगा, और फिर 3 से करेंगे तो ये 5 होगा। अब इसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है और माइनस करके 3x लाना है। तो दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 5 और 3 को एक साथ रखते हैं तो 15 होगा, और इनको रखते हैं तो 12 होगा। तो 15 माइनस 12 आ जाएगा 3, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 2x प्लस इस 3 की जगह लिखेंगे 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे और फैक्टर निकालेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा ये 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ दिए, यहाँ से ये लाइन आ गया यहाँ पर, तो प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर, यहाँ पर x कॉमन है तो आएगा 2x प्लस 15, यहाँ से माइनस कितना कॉमन होगा 6 कॉमन होगा, तो 6 टू द 12 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो गया, इसका मतलब 2x प्लस 15 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। अब क्या, अब आइदर और करके दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल करेंगे, तो आइदर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 का करेंगे, और एक बार और x माइनस 6 इक्वल टू 0 का करेंगे। तो यहाँ से 2x इक्वल टू मिलेगा माइनस 15 और x इक्वल टू मिलेगा माइनस 15/2। ये इम्पॉसिबल होगा क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस x लेट किया गया था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी माइनस में नहीं आएगा। कैसे, प्रोडक्शन जब होगा तो नहीं होगा, और नहीं तो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में कैसे आएगा, तो देयरफॉर हो जाएगा इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल या इट इज इम्पॉसिबल लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, इसका मतलब अभी वैल्यू मेरा है इधर, तो x इक्वल टू आएगा 6। इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे जो होता था लेट किए वो होगा x। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 होगा, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, ईच आर्टिकल जो था उसका वैल्यू था 2x प्लस 3, अब यहाँ पर 6 रख देंगे वैल्यू, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 मतलब आ जाएगा 12 प्लस 3 यानी 50, यानी पर 15 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ रहा था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था 15 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 जो है आज यही खत्म होगा, अब अगला एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।